तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बताइए कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, मृतजीवी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। बताइए कि वृक्क किससे संबंधित है। तो वृक्क जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो जल से। आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिए और यह सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि 2026 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बताइए कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का जो हृदय है वह एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। बताइए दोस्तों कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है। तो मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है वह वृक्क है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि हरे पौधों में पोषण की विधि है। बताइए दोस्तों कि हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि है। तो स्वपोषी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग याद करते चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। बताइए कि मानव हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है 3 वैष्म, ऑप्शन बी में है 4 वैष्म, और ऑप्शन सी में है 5 वैष्म, और ऑप्शन डी में है 2 वैष्म। अगर आप लोग को पता है तो हमसे पहले आप लोग बताइए कि मानव हृदय में कितने वैष्म होते हैं। तो मानव हृदय में 4 वैष्म होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वह लाल दिखाई देता है। बताइए कि रक्त जो है लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। बताइए दोस्तों कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पित्तरस जो निकलता है वह यकृत से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं पे लीवर रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लीवर दिया हुआ रहता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जहाँ यकृत हो यहाँ यकृत मारेंगे, और जहाँ लीवर होगा वहाँ लीवर मारेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। बताइए दोस्तों कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए दोस्तों कि आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग क्या है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पतियों में गैसों का जो आदान प्रदान है वह कहाँ से होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बताइए आप लोग कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना एक्स पर? 5x पर कि 10x पर कि 25x पर कि 45x पर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10x पर। आप लोग याद रखिएगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10x पर देखा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। बताइए आप लोग कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि मानव का श्वसन अंग क्या है। मानव का श्वसन अंग क्या है? आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि मानव का श्वसन अंग क्या है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि मानव का श्वसन अंग क्या है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। बताइए दोस्तों कि मछलियाँ जो है वह किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स से। गिल्स से याद रखिएगा कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। कहीं कहीं पे गलफरा भी दिया रहता है तो हम गिल्स को ही गलफरा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि गिल्स हो या गलफरा हो, इससे ही क्या होता है? तो मछलियाँ जो है वह श्वसन करती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि पौधे हरे क्यों होते हैं। बताइए कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे जो हरे होते हैं, यानी पौधे की जो पत्तियां जो हरी होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि ग्रहणी भाग है। बताइए दोस्तों कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है वह छोटी आंत है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बताइए दोस्तों कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिकाएं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। कवक में कि जंतु में कि हरे पौधों में कि परजीवियों में। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बताइए दोस्तों कि निम्न में से सबसे जो तेज हृदय धड़कन होता है वह चूहा का होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूहा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। बताइए दोस्तों कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। तो गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, तो यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाए। बताइए दोस्तों कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग अपने से कितना सही कर पाए, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बताइए कि अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अंतर्ग्रहण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए दोस्तों कि भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। बताइए आप लोग कि पोषण के कितने प्रकार हैं। तो पोषण के 2 प्रकार है, जिसमें पहला क्या है तो स्वपोषी पोषण,
पहला क्या है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी। दूसरा क्या है परपोषी। आप लोग याद रख लीजिएगा कि पोषण के दो प्रकार है, जिसमें पहला स्वपोषी पोषण है, दूसरा परपोषी पोषण होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में। आप लोग याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। काफ़ी इजी सवाल है तो आप लोग को पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा यानी समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बताइए दोस्तों कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो +1, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत। आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है कि उल्टा बनता है कि तिरछा बनता है कि औंधा होता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। आप लोग याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रक विहीन। आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो सही जवाब क्या है, मात्रक विहीन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए किसका फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होता है, तो याद रखिएगा आप लोग कि फोकस दूरी ऋणात्मक जो होता है वह अवतल लेंस का होता है, और धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि वाहनों के साइड मिरर, यानी वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो साइड मिरर में हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि वाहन के हेडलाइट में, बताइए आप लोग कि वाहन के हेडलाइट में क्या होता है, तो हेडलाइट में होता है अवतल का, हेडलाइट में होता है अवतल का, लेकिन साइड मिरर में जो लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। बताइए दोस्तों, अगर पता है तो हमसे पहले बताइए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। बताइए दोस्तों कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी जस्ट बताए हैं, फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। बताइए कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। ये प्रकाश की किरण है मानिए, और प्रकाश की किरण के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज बोलते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं, या प्रकाश पुंज रहे तो प्रकाश पुंज में टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग यह बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, अगर पता है
तो हमको बताने से पहले आप लोग बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। आप लोग जल्दी लिखिए कमेंट में कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 होता है। आप लोग याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ एम से मीटर प्रति एस से सेकेंड। तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि मानव नेत्र में, बताइए दोस्तों कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये गलत है। अवतल लेंस होता है, ये भी गलत है। उत्तल लेंस होता है। हाँ दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे लेंस रहेगा तब यहाँ टिक करिएगा, यहाँ दर्पण रहेगा तो दर्पण तो नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। बताइए कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग किस दृष्टि दोष के निवारण में, यानी किस दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। तो अवतल लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए करते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों कि उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं, और अवतल लेंस का उपयोग जो है वह निकट दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। चलिए दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो बताइए दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष के उपचार में, यानी दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं उत्तल लेंस, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल है, और आज का यह वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 50 कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। बताइए दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। तो आप लोग यह बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना प्रश्न को सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों इससे आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज़ क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपकी होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।